नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें ले जाएगा समय में बहुत पीछे। हम मिलकर सुलझाएंगे एक ऐसा राज जो सदियों तक पत्थरों में कैद रहा। ये एक ऐसी कहानी है जिसे सुनने का इंतजार पूरी दुनिया कर रही थी। जरा सोचिए, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में ऊंचे पहाड़ों पर, गहरी गुफाओं में और बड़े-बड़े खंभों पर कुछ अजीब से संदेश खुदे हुए मिले। ये देखने में तो थे, पर कोई इन्हें समझ नहीं पा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कोई पुरानी सभ्यता हमसे कुछ कहना चाह रही हो, लेकिन उसकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही थी। तो सवाल ये था कि आखिर इन पत्थरों पर लिखा क्या है? क्या ही किसी राजा का हुक्म था, या कोई पुरानी कहानी, या फिर कुछ और ही? सदियों तक ये सवाल सबके दिमाग में घूमता रहा। और पता है, इसी एक पहेली ने जन्म दिया एक बहुत बड़ी खोज को। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन पत्थर के संदेशों ने बड़े बड़े विद्वानों को सालों साल तक परेशान करके रखा। लेकिन फिर एक ब्रेक थ्रू मिला, और यहीं पर एंट्री होती है हमारी कहानी के हीरो की, एक ऐसे जासूस की जिसने इस पुराने कोड को तोड़ने की ठान ली। ये थे जेम्स प्रिंसेप। बात है 1830 के दशक की। प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अफसर थे और उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया। उन्होंने ब्राह्मी और खरोष्ठी, ये वो लिपियां थी जिन्हें कोई पढ़ नहीं पाता था, उन्हें समझने का काम शुरू किया। अच्छा, जिस फील्ड में प्रिंसेप काम कर रहे थे उसे एपिग्राफी या पुरालेख शास्त्र कहते हैं। मतलब पुरानी लिखाई को पढ़ना और समझना। सोचिए, ये तो एक तरह से पत्थरों के जरिए सीधे अपने इतिहास से बात करने जैसा है। प्रिंसेप ने एक बहुत ही कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने क्या किया कि एक ही अक्षर, जैसे मान लीजिए अ, को अलग अलग समय के शिलालेखों में देखा। उन्होंने गौर किया कि वक्त के साथ साथ अक्षर का स्टाइल बदल जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारी अपनी लिखावट बदलती है ना? इस टेक्निक को कहते हैं पैलियोग्राफी। और इससे उन्हें यह पता लगाने में मदद मिली कि कौन सा शिलालेख कितना पुराना है। तो जब वो इन लिपियों को जोड़ रहे थे, उन्हें एक शब्द बार बार दिखा हर जगह, पियदस्सी। इसका मतलब होता है देखने में प्रिय, या जिसका चेहरा मन को भाए। और बस यही वो कड़ी थी जिसकी तलाश थी। उन्हें याद आया कि पुराने बौद्ध ग्रंथों में राजा अशोक के लिए भी यही नाम पियदस्सी इस्तेमाल हुआ है। और बस कोड टूट गया। अचानक वो पत्थर जो सदियों से चुप थे, बोलने लगे। भारत के इतिहास का एक पूरा का पूरा पन्ना खुल गया था। तो इस एक खोज ने हमें सीधा पहुंचा दिया सम्राट अशोक के दरबार में। अब देखते हैं कि इन पत्थरों ने अशोक और उनके विशाल साम्राज्य के बारे में हमें क्या-क्या बताया। अशोक शायद पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने अपनी जनता से बात करने के लिए पत्थरों पर संदेश लिखवाए, और इन संदेशों में वो अपने धर्म के बारे में बताते थे। अब ये धर्म कोई नया धर्म नहीं था, ये तो सही तरीके से जीने का एक रास्ता था। बड़ों का सम्मान करो, नौकरों और दासों से अच्छा व्यवहार करो, सभी धर्मों की इज्जत करो। ये तलवार से नहीं बल्कि नैतिकता से राज करने का एक बिल्कुल नया आइडिया था। जरा इस नक्शे को देखिए, ये कमाल का है। इस पर जितने भी डॉट्स हैं वो सब वो जगह हैं जहां अशोक के शिलालेख मिले हैं। इससे अंदाजा लगता है कि मौर्य साम्राज्य कितना कितना विशाल था। आज के अफगानिस्तान से लेकर नीचे दक्षिण भारत तक, हर जगह। और साम्राज्य की ताकत सिर्फ जमीन पर नहीं, उनकी कला में भी दिखती थी। ये सारनाथ का मशहूर लायन कैपिटल, अशोक स्तंभ तो सबने देखा ही होगा। ये आज हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। ये दिखाता है कि मौर्य कला कितनी शानदार और शक्तिशाली थी। अब सोचिए, इतने बड़े एम्पायर को चलाना कोई बच्चों का खेल तो था नहीं। तो उन्होंने क्या किया? राजधानी तो पाटलिपुत्र थी, लेकिन उसके अलावा तक्षशिला और उज्जैनी जैसे बड़े शहरों को भी एडमिनिस्ट्रेशन का सेंटर बनाया, ताकि हर कोने पर नजर रखी जा सके। लेकिन एक मिनट, ये मौर्य साम्राज्य अचानक से तो नहीं आ गया, है ना? इसके आने से पहले भी यहां का पॉलिटिकल सीन काफी, कह सकते हैं, हलचल भरा था। मौर्यों से पहले के भारत को समझने के लिए बस एक नंबर याद रखना जरूरी है, और वो नंबर है 16। ये 16 क्या थे? ये थे महाजनपद, यानी बड़े बड़े राज्य। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास ये 16 शक्तिशाली राज्य आपस में लड़ रहे थे कि कौन सबसे बड़ा बनेगा। यही वो दौर था जब बड़े बड़े शहर और राज्य उभर रहे थे। तो उस वक्त का ये पूरा इलाका एक शतरंज की बिसात की तरह था, जहां कोसल, कुरु, गांधार, अवंती जैसे कई ताकतवर खिलाड़ी एक दूसरे को मात देने की कोशिश में लगे थे। लेकिन इन 16 में से एक मगध धीरे धीरे सबसे ताकतवर बनता गया।
क्यों? क्योंकि उनके पास उपजाऊ जमीन थी, लोहे की खदानें थी और बहुत ही काबिल राजा थे। और इसी मगध ने उस नींव को रखा जिस पर आगे चलकर मौर्य साम्राज्य खड़ा हुआ। तो मौर्य साम्राज्य के बाद राजा होने का मतलब भी बदलने लगा। अब जो नए राजा आए, उन्होंने अपनी पावर को सही ठहराने के लिए नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। यहाँ एक बहुत ही मजेदार फर्क देखने को मिलता है। एक तरफ थे मौर्य राजा जैसे अशोक, जो कहते थे कि वो धर्म की वजह से राजा हैं। दूसरी तरफ आए कुषाण राजा, जो खुद को देवपुत्र यानी भगवान का बेटा कहते थे। एक अपनी ताकत अपने काम से दिखा रहा था, तो दूसरा अपने जन्म से। तो ठीक है, हमने राजाओं और सम्राटों की बड़ी बड़ी बातें तो सुन ली, लेकिन उस वक्त के आम लोगों का क्या? वो क्या सोचते थे? यह सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि पत्थरों पर तो राजा अपनी कहानी लिखवाते थे, लेकिन जो आम आदमी था, उसकी जिंदगी कैसी थी? उसका क्या अनुभव था? इसका जवाब हमें मिलता है जातक कथाओं जैसी पुरानी कहानियों में। एक कहानी में गांव वाले शिकायत करते हैं कि रात में डाकू हम पर हमला करते हैं और दिन में राजा के टैक्स कलेक्टर। ये एक बिल्कुल अलग ही कहानी सुनाता है ना? और ये हमें इस सोच के साथ छोड़ जाता है कि इतिहास हमेशा वो नहीं होता जो राजा पत्थरों पर लिखवाते हैं, बल्कि वो भी होता है जो आम लोग अपनी कहानियों में सुनाते हैं।